जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका की। इसमें आपको 3-4 चीजें एक एक करके समझनी है। सबसे पहले कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या होता है। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, इन दोनों के कार्य क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी है। फिर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की ताकत और भूमिका को समझना है कि प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत होती है, इनकी भूमिका क्या होती है, मंत्री परिषद के पास कितनी ताकत और इनकी भूमिका क्या है। फिर राष्ट्रपति की भूमिका और इनके अधिकार को समझना है। ये दोनों टॉपिक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले, ये दोनों के दोनों टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से ये समझना है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत है, इनकी भूमिका क्या है, इनके पास क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इससे पहले अभी तक इस चैप्टर के आए हुए 2 वीडियो यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों पार्ट में मिलाकर के हमने इस चैप्टर का लगभग 50 से 65% पोर्शन तक कंप्लीट कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात की थी कि प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक सरकारी आदेश के एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया था कि सरकारी आदेश क्या होता है, निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की हमें आवश्यकता क्या है। फिर पार्ट 2 में हमने बात की थी संसद की। इसमें बताया गया था कि संसद की हमें जरूरत क्यों है, संसद की संरचना पर हमने चर्चा की थी, लोकसभा और राज्यसभा। फिर संसद के कार्य और उसकी भूमिका की भी हमने बात की थी। इसके अलावा जो 5वां और 6ठा पॉइंट है, ये भी हमने पार्ट 2 में ही कवर किए थे कि 3 संस्थाओं का संबंध और उनके बीच का तालमेल कैसे, इनकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में संबंध और तालमेल की बात हमने यहां पर की थी, इनके कार्य क्या क्या होते हैं इन सब की। फिर संस्थाओं की मजबूती और चुनौतियां, ये भी हमने पार्ट 2 में ही कवर की थी। हमारा आज का पार्ट मुख्य रूप से तीसरे टॉपिक पर आधारित है और पार्ट 4 में हम चौथे टॉपिक अर्थात न्यायपालिका को एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक आए हुए पार्ट 1 और 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पॉलिटी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जिसमें अभी तक क्लास 6 से लेकर के 9 तक की आई हुई सभी क्लासेस दी गई हैं और आगे जैसे जैसे क्लासेस आएंगी उनको भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो हमारा दृढ़ संकल्प ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले इस कोर्स के विषय में भी आप जान लीजिएगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी
प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड हाँ, कूपन कोड अभिषेक सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेस एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो अगला टॉपिक है राजनीतिक कार्यपालिका। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एंड क्यों ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के साथ ये समझना है कि कार्यपालिका किसे कहा जाता है। इसके बाद राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है एंड इनके कार्य क्या होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में जानकारी दी गई हैं, जिन्हें एक एक करके आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री के अधिकारों के विषय में बताया गया, ये भी आपको समझना है। यहां पर आप ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होती है और वो इन पावरों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है, वही सारी चीजें जो कि अन्य सब के विषय में, अर्थात राष्ट्रपति के विषय में जानकारियां, राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति की पावर, इन सब के विषय में यहां पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हमने यहां पर राष्ट्रपति से संबंधित जुड़े जो जानकारी दी गई है उन पर कुछ प्रश्नों को भी रखा हुआ है, जिससे कि आपके जो भी कंफ्यूजन हो उनको भी क्लियर किया जा सके, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणाली के विषय में भी बताया गया। अभी अगर आप देखोगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली चलती है, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के राष्ट्रपति प्रणाली के विषय में भी यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हां, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हैं तो अभी के भी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर नोट्स अवेलेबल हैं, जाकर के आप परचेस कर सकते हो। नोट्स या फिर कोर्स जो भी परचेस करना है ऐप पर परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सरकारी आदेश की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था, जो असल में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया था। अब कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सरकारी आदेश की जो कहानी दी गई थी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने की बात की गई है, इस आदेश को लागू करने के लिए एक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। क्या था कि आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला एक व्यक्ति था, जो कि था एक अधिकारी। हस्ताक्षर करने के बाद उस व्यक्ति ने उस आदेश को लागू कर दिया था। अब जो आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति है, वो केवल और केवल एक नीतिगत फैसले को लागू करने का काम कर रहा है, वो ये फैसला नहीं ले रहा है। फैसला किसने लिया है? फैसला असल में प्रधानमंत्री ने लिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी अकेले फैसला नहीं ले सकता, कैसे, इस चीज को भी समझो। देखो, आगे कहा जा रहा है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे अर्थात प्रधानमंत्री भी यह फैसला नहीं कर सकते थे। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो आरक्षण देने की बात कही गई है, ये जो फैसला लिया गया, ये डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री ने लिया है, लेकिन इनको लोकसभा के समर्थन से यह फैसला लेना पड़ा। ठीक है, तो लोकसभा के समर्थन से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। और जो लोकसभा है, यह संसद का अंग है। क्या है? लोकसभा संसद का अंग मानी जाती है। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस जो आरक्षण का फैसला है, इस फैसले में पूरी की पूरी संसद की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहा था वो अधिकारी, जिसने हस्ताक्षर करके इस नीतिगत फैसले को लागू करने का काम किया। ठीक है, वैसे अगर आपने अभी तक इस उदाहरण को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर, एक ऊंचे लेवल पर या नीचे लेवल पर, जैसे हम जिला में देखते हैं तो एक डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम मिलता है, तहसीलदार मिलते हैं, बहुत
सारे अधिकारी मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अनेक अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, ठीक है, कई सारे निर्णय लेने का काम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ये अधिकारी निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, रोजमर्रा के फैसले ले रहे हैं, ये अधिकारी जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात निर्णय लेने वाला जो रूप है, इस रूप में ये अधिकारी जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो ये निर्णय ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्री या जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के अनुसार ही ले रहे हैं। और नीतियां कैसे बनाई गई हैं? नीतियां जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई हैं। समझिएगा थोड़ा गहराई से क्या कहा जा रहा है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अनेक अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा यानी कि डेली कुछ ना कुछ फैसले लेते रहते हैं। लेकिन केवल फैसले ले रहे हैं इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो अधिकारी हैं जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार अर्थात जनता के लिए निर्णय लेने वाले अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जनता के लिए निर्णय लेने वाले अधिकार का उपयोग करते हैं जनता के प्रतिनिधि, जो कि विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाते हैं और इन नीतियों के हिसाब से छोटे मोटे फैसले लेते हैं ये अधिकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। ये जितने भी अधिकारी हैं जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर मौजूद हैं, चाहे वो सबसे नीचे लेवल पर आप देखो चपरासी हो, ठीक है, या सबसे ऊपर लेवल पर आप देखो एक आईएएस ऑफिसर या कोई और हो, ठीक है। तो आप देखो ये जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सामूहिक रूप से सरकार की जो नीतियां हैं इनको कार्य रूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से इनको कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। सरकार, क्योंकि जो कार्यपालिका है सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब कार्यपालिका में ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो कार्यपालिका है वो है दो, कोई एक नहीं है। एक है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और एक है आपकी स्थायी कार्यपालिका। अब इन दोनों में अंतर समझो, ठीक है। कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका क्या कार्य है, इसको अच्छी तरह से समझो। तो कहा जा रहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, एक नहीं दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों की राजनीतिक कार्यपालिका लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। देखो हमारे देश में क्या है कि भाई जिन लोगों को जनता चुनती है, जो कि हमारे नेता लोग होते हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। क्या कहा? जनता के द्वारा खास अवधि के लिए हमारे यहां पर आमतौर पर 5 साल के लिए एक जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों अर्थात जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। जितने भी मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या अन्य नेता जिनका जनता चुनाव करती है, इनको क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं, ठीक है। और यही व्यक्ति जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। ये होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी अधिकारी, ठीक है। जैसे कि आपका एक टीचर हो गया, तहसीलदार हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, और भी कई सारे पुलिस वाले हो गए, ये सब, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये आपके आते हैं स्थायी कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक सेवक इनको कहा जाता है, ठीक है। ये स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और जो आपके नेता लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनको राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। दोनों में अंतर आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जो लोग सेवाओं में काम करते हैं, ठीक है, आप आई होप आप इसको जान, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह, नौकरशाह या सिविल सर्वेंट एक ही बात हो गया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? लोक सेवाओं में यानी कि जनता की सेवा में काम करने वाले जो लोग हैं जो परमानेंट हैं, ठीक है, इनको सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह कहा जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सत्ता परिवर्तन होती रहे, इनको हटाने वाला कोई नहीं, ये अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ, वो
बात अलग की है कि अगर वो आज यहां पर काम कर रहे थे तो सरकार बदलने के बाद ट्रांसफर करके वहां पर भेज दिया गया, आप वहां काम करो, फिर सरकार बदली तो यहां भेज दिया गया, फिर सरकार बदली तो वहां भेज दिया गया। इनका आप ट्रांसफर तो कर सकते हो लेकिन इनको पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं होती है या कोई बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं आती है, यानी कि उनको सस्पेंड वगैरह नहीं किया जाता है, कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं चलता है तब तक। ठीक है, तो लोक सेवाओं में काम करने वाले जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनको या तो सिविल सर्वेंट कहा जाता है या नौकरशाह कहते हैं। ठीक है, ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, इनको नहीं हटाया जाता। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। देखो ये जो अधिकारी हैं ये परमानेंट तो हैं लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करते, उनके अंडर रहकर काम करते। जितने भी ये जनप्रतिनिधि होते हैं उनके अंडर रहकर काम करते हैं। ये इनके पास अपनी पावर है लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। ठीक है, और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते। याद रखना, जो ये स्थायी कार्यपालिका इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहायता करना। क्या है, रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करना। किनकी सहायता करना, राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करना, जनप्रतिनिधियों की सहायता करना। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका नीति बनाती है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये बड़े बड़े नियमों को, कायदा कानून को बनाने का काम करती है। ठीक है, और गैर राजनीतिक कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है। दोनों के बीच तालमेल आवश्यक है। अगर राजनीतिक कार्यपालिका और गैर राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में तालमेल नहीं होगा तो सत्ता का संतुलन सही ढंग से नहीं चल पाए, क्योंकि भाई एक है जो नीतियां बनाने का काम कर रही है और एक है जो नीतियां लागू करने का काम कर रही है। अब अगर नीतियां सही ढंग से बनाई गई लेकिन लागू नहीं की गई हैं तो सही ढंग से सत्ता नहीं चल पाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों के बीच तालमेल बहुत आवश्यक है। अगर तालमेल नहीं है तो सही ढंग से सभी कार्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन सत्ता और निर्णय का केंद्र जनता द्वारा चुनी गई राजनीतिक कार्यपालिका होती है। ठीक है, यानी सत्ता किसकी रहेगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, ये सब कुछ जनता के द्वारा चुनी गई राजनीतिक कार्यपालिका ही करती है। यानी कि जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का उपयोग कौन करती है, राजनीतिक कार्यपालिका। जो आपकी स्थायी कार्यपालिका है ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर रह करके काम करती है। ठीक है, उसके तहत, उसके नीचे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, आप पूछ सकते हैं, यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए, फिर इनका एक एक करके आपको उत्तर समझना है। ठीक है, कई सारे प्रश्न एक साथ रखे गए, आपके मन में भी सवाल होंगे, एक बार समझिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं। प्रश्न है कि भाई जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका है इसे गैर राजनीतिक यानी कि स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा ताकत क्यों दी गई। प्रश्न नंबर 1। ठीक है, दूसरा है, मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। भाई जो नौकरशाह है उसने पढ़ाई लिखाई की है, उसके पास अपने क्षेत्र की बहुत अधिक जानकारियां हैं, महारत है, इसके बाद भी जो मंत्री है उस नौकरशाह से ज्यादा पावरफुल क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, तीसरा है, नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है, जैसे रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी इन मामलों के में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो। ठीक है, यानी वही प्रश्न है कि जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, इनको हर क्षेत्र के, यानी जिस क्षेत्र में ये काम करे उस क्षेत्र में महारत हासिल होती है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो। ठीक है, जिस क्षेत्र में वो कार्य करते हैं उसकी उनको महारत हासिल होती है, अधिक जानकारियां होती हैं। इसके बाद भी जो अंतिम निर्णय लेने का काम है ये मंत्रियों को ही क्यों दिया गया है, ये राजनीतिक कार्यपालिका को ही क्यों दिया गया। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न यहां पर रखे गए। अब एक एक करके इन तीनों का आंसर समझिएगा। ठीक है, उत्तर लीजिएगा। तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इसकी वजह बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। क्या कहा जा रहा है, लोगों की इच्छा क्या है, जो लोकतंत्र है वो लोगों का शासन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जनता का शासन। अब क्या सही है क्या गलत है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, यहां पर मायने नहीं रखता है कि जनता की इच्छा क्या है, जनता क्या चाहती है। ठीक है, ये मायने रखता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आप समझिएगा क्या है, लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री जो है
लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। बल्कि जबकि अगर हम बात करें स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह की या फिर गैर राजनीतिक कार्यपालिका की, ठीक है, तो ये अपनी काबिलियत के दम पर चुने गए होते हैं। दो चीजें हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को जनता ने चुना है और गैर राजनीतिक कार्यपालिका अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंची है, ठीक है। अब अगर बात की जाए लोगों की इच्छाओं की सर्वोपरि रखने की, तो लोगों की इच्छा को सर्वोपरि वही रखेगा जिसे लोगों ने चुना होगा, ना कि वो रखेगा जो योग्य होगा। योग्य व्यक्ति सही निर्णय लेने का काम करेगा, फैक्ट पर चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने लिए निर्णय लेने के लिए बिठाया हुआ है, तो वो व्यक्ति आपके हिसाब से निर्णय लेगा, ठीक है। वही बात यहां पर कही जा रही है, थोड़ा और ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भैया इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। क्या है? क्योंकि मंत्री को जनता ने चुना है, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या है? लोगों की इच्छा सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। इसलिए मंत्री को जनता की इच्छाओं के हिसाब से नियम का कायदा कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। कौन? मंत्री या फिर राजनीतिक कार्यपालिका। जो भी निर्णय लिया जाता है, आप देखो सरकार गलत निर्णय ले या सही निर्णय ले, जो प्रदर्शन होते हैं, जो खिलाफत की जाती है, वो केवल और केवल सरकार की जाती है, अधिकारियों की नहीं की जाती, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि गैर राजनीतिक कार्यपालिका के मुकाबले राजनीतिक कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार क्यों है, ठीक है। इसके अलावा मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों है, ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि मंत्री को जनता ने पावर दी हुई है, इसलिए वो ज्यादा प्रभावशाली है। आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरह के नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, कैसा ढांचा रहेगा, उद्देश्य क्या होगा, ये सारे तय करने का काम जो है मंत्री के हाथ में ही रखा गया, क्योंकि मंत्री को जनता ने अपने लिए निर्णय लेने के लिए बिठाया हुआ है, ठीक है। और लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। आगे का किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय एक मिनट किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने से कतई उम्मीद नहीं की जाती। कोई भी मंत्री हो, ठीक है, उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वो अपने मंत्रालय का विशेषज्ञ हो, ठीक है। बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भैया समझिएगा थोड़ा सा, सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं। समझिएगा यहां पर क्या है, किसी भी मंत्री से उसके अपने मंत्रालय के मामलों में विशेषज्ञ होने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसको उस मंत्रालय या फिर उस मामले के विशेषज्ञ दिए जाते हैं जो उसको सलाह देते हैं। क्या है? सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री जो है विशेषज्ञों की सलाह लेता है। अब जो विशेषज्ञ होते हैं वो अक्सर अलग अलग राय देते हैं कि भाई कई सारे विशेषज्ञ हैं और सभी विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय देते हैं कि इस क्षेत्र में ये निर्णय लिया जाए, उस क्षेत्र में वो निर्णय लिया जाए, या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब जो मंत्री होता है वो अपने उद्देश्य के मुताबिक निर्णय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मंत्री बहुत अधिक योग्य हो ये डिपेंड मतलब ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भैया मंत्री के पास में जो सलाहकार हैं वो योग्य हों। इसके अलावा मंत्री जो है वो जनता की इच्छाओं को सर्वोपरि माने, जनता के हिसाब से कार्य करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, किसी एक या दो में नहीं, हर बड़े संगठन में हमेशा देखने को मिलता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ नहीं करते। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि मंत्री क्यों ये सारे निर्णय लेने का काम करते हैं, ऐसा लगभग हमें हर बड़े संगठन में देखने को मिलता है। चाहे बहुत बड़ी कंपनी चल रही हो या कोई स्कूल चल रहा हो, कॉलेज चल रहा हो या कोई आप फैक्ट्री चला रहे हो, हर बड़े संगठन में हमें ऐसा देखने को मिलता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे बड़े फैसले लेते हैं। अब जो विशेषज्ञ होता है वो उसकी विशेषताओं को समझता है, क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकती है, इसको समझता है। इसलिए विशेषज्ञ जो होता है वो रास्ता बता सकता है, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है, ठीक है। जो सबसे क्या है, जो पूरे मामले को भली भांति समझता है कि भाई जनता क्या चाहती है,
ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, वो बात अलग की फैक्ट क्या कह रहे, ठीक है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, इस बात को जो समझता है उसी को निर्णय लेने का अधिकार हर बड़े संगठन में होता है। आगे, लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। जो मंत्री होता है, ठीक है, लोकतंत्र में वो यही व्यापक नजरिया रखता है क्योंकि वो अपने जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जनता क्या चाहती है ये मंत्री को पता है क्योंकि जनता अपने मंत्री तक वो बात पहुंचाती है कि हमें ये चाहिए। ठीक है, फिर जो विशेषज्ञ हैं उनसे मंत्री सलाह लेते हैं। ठीक है, विस्तार से विशेषज्ञ जो होते हैं रास्ता बताते हैं कि ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। फिर मंत्री जो होते हैं वो निर्णय लेने का काम करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में। पहले बिंदु में कहा जा रहा है इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था। याद रखना, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक संस्था माना गया है। ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। याद रखना, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें हम क्या करते हैं, अपने सांसदों को चुनते हैं। ठीक है, संसद के सदस्यों को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, जिन सदस्यों को हम चुन करके लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, वो सदस्य मिलकर के क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं। ठीक है, तो इस देश में क्या है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, ना तो राष्ट्रपति के पास में और ना ही किसी कोर्ट के न्याय सीजीआई के पास में, किसी के पास भी नहीं। प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, प्रत्यक्ष नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर के एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। आगे कहा जा रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न बनता है, तो याद रखना राष्ट्रपति जो होते हैं वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब लोकसभा में कैसे बहुमत सिद्ध किया जाता है, किसी भी पार्टी का कैसे बहुमत आता है, इसके विषय में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, या तो आप अकेले बहुमत साबित करो, अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो तो गठबंधन वाली पार्टियां बहुमत साबित करती हैं। ठीक है, तो जो भी पार्टी या गठबंधन बहुमत साबित करती है उस पार्टी के जो नेता होते हैं, ठीक है, वो जो बहुमत वाली पार्टी होती है वो अपना एक नेता चुनती है और उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि यही एक राष्ट्रपति के पास में पावर है जो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। मान लो कि भाई चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आ गया, कोई भी एक पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई, गठबंधन के बाद भी कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पा रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, भाई प्रश्न तो बन जाता है ना कि अगर कोई एक पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पा रही है और पार्टियां बहुमत भी नहीं करना, मतलब गठबंधन भी नहीं करना चाहती हैं, अब ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वो अपने विवेक के अनुसार यानी कि वो अपनी सोच से, अपनी योग्यता को रखते हुए वो खुद एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुने, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त की करे जो आगे चल करके अपना बहुमत साबित करे। ठीक है, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना हो। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति के पास में एकमात्र ये स्वतंत्र अधिकार है कि अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, अपनी योग्यता से किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुने जो बहुमत हासिल होने की, जिसे बहुमत हासिल होने की संभावना हो या जो आगे चल करके बहुमत साबित कर पाए। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो तय नहीं होता। ठीक है, अब क्यों तय नहीं होता ये भी एक प्रश्न है। तो देखो क्या है कि वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति 1 साल तक ही रह सकता है या 10 साल तक ही रह सकता है या 20 साल तक ही रह सकता है, कोई भी कार्यकाल तय नहीं। जब तक वो व्यक्ति अपनी पार्टी या गठबंधन का नेता है तब तक प्रधानमंत्री के पद तक बना रह सकता है। हमारे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति 10 साल तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है या 20 साल तक ही रह सकता है या 50 साल तक ही रह सकता है। जब तक वो गठबंधन या अपनी पार्टी का नेता है और उसे बहुमत मिलता जाएगा वो हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता जाएगा। ठीक है, इसी बात का फायदा उठाकर मोदी जी ने अपना तीसरा
कार्यकाल भी शुरू कर दिया है, देखा आपने, ठीक है। और आगे भी चलता रहेगा जब तक वो नेता रहेंगे और जनता उनको चुनेगी। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। अर्थात एक बार जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है, इसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करने का काम करते हैं। जैसे कि गृह मंत्रालय का मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इसके अलावा और भी कई सारे मंत्रालय हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री कौन बनेंगे, ठीक है, ये निर्णय लेते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कि भैया रक्षा मंत्रालय के मंत्री ये रहेंगे, वित्त मंत्रालय के वो रहेंगे। इसके बाद ये निर्णय लेने के बाद राष्ट्रपति को बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय के मंत्री इसे बना दिया जाए, वित्त मंत्रालय का मंत्री बी नाम को बना दिया जाए, सी को बना दिया जाए, किसका हम कह विदेश मंत्रालय का डी को बना दिया जाए, रेल मंत्रालय का मंत्रालय, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं प्रधानमंत्री पहले निर्णय लेते हैं, फिर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि भैया इन लोगों को इन इन मंत्रालयों का मंत्री बना दिया जाए, ठीक है। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा सजेस्ट किए गए लोगों को उन मंत्रालयों का मंत्री नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है आमतौर पर उसी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हीं को आमतौर पर मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो कि मंत्री कौन बनेगा यह निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का ही होता है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर इनडायरेक्टली दबाव बना लेता है वो बात अलग की है, लेकिन मंत्री कौन बनेगा ये मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही तय करता है, ठीक है। बशर्ते वे संसद के सदस्य हों, किसी को भी प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। शर्त बस एक है कि वो संसद के सदस्य हों, ठीक है। अब जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक है आपकी लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरे हैं आपके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को तो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य आप कोई भी हो, ठीक है, किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में बिठा सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है एस जयशंकर जी का, ठीक है। ये जो एस जयशंकर जी हैं अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो भारत में विदेश मंत्री के रूप में तैनात हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। फिर ये विदेश मंत्री बने कैसे? तो भैया प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है जो किसी भी संसद के सदन का सदस्य ना हो, लेकिन यहां पर एक शर्त रहती है, ठीक है। अब शर्त क्या रहती है, इस शर्त को समझो, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो जो प्रधानमंत्री है वो संसद के सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं तो उसे भी मंत्री बना सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है, ठीक है। तो जब एस जयशंकर जी को हमारे देश में विदेश मंत्री के रूप में तैनात किया गया, इसके बाद एस जयशंकर जी को गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता है नहीं, ये इनडायरेक्टली जनता के बीच में आकर वोट मांगने चुनाव लड़ने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनाना मतलब आसान है। इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्रों के महारथी लोग होते हैं उनको भी बनाया जाता, तो या तो आप इनडायरेक्टली चुनाव जीत करके मतलब राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, या किसी एक क्षेत्र में ऐसा कार्य करो जो अप्रतिम हो, ठीक है, तो आपको बनाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है कि एस जयशंकर जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और इसके बाद आप देखो तो अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्री के रूप में तैनात है, ठीक है। आपने पर समझ लिया मुख्य रूप से मंत्री कौन बनेगा यह निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बस उनको नियुक्त करने का काम करता है। अब यहां पर आपने प्रधानमंत्री के विषय में समझ लिया, अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है, निकाय अर्थात एक संगठन का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब देखो कोई एक मंत्रालय तो है नहीं हमारे देश में, कई सारे मंत्रालय हैं। अब जब कई सारे मंत्रालय हैं तो उनके मंत्री भी हैं। अब हमारे देश में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसे कहा जाता है, प्रश्न कई बार आता है, तो याद रखना मंत्री परिषद एक निकाय है अर्थात एक तरह का संगठन है, ठीक है। और जो संगठन है ये इस संगठन का सरकारी नाम है मंत्री परिषद, और इस संगठन में सारे के सारे मंत्री होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंत्री नहीं है, ठीक है। इस संगठन में सारे के सारे मंत्री होते हैं और ये जो मंत्री हैं अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री आपको इस मंत्री परिषद में देखने को मिलेंगे। मंत्री परिषद में कितने होते हैं, 60 से 80 मंत्री होते हैं जो कि विभिन्न मतलब मंत्रालयों का प्रभार संभालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 शब्द और दिए गए हैं
एक है कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है और दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छे टॉपिक है, इसको समझ लो, प्रश्न इस पर बार बार आता है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। या तो वो सत्ताधारी पार्टी यानी जिस पार्टी की सत्ता है उसके वरिष्ठ मंत्री होंगे, या फिर गठबंधन की जो पार्टियां होती हैं उनके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं वरिष्ठ मंत्री, ठीक है, उनको ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। अब कैसे होते हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझो। कैबिनेट मंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। इसमें करीब 25 मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन ये 25 मंत्री कौन कौन होंगे ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया कि जो कैबिनेट मंत्री है इसमें अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है, अगर गठबंधन की है तो गठबंधन, नहीं तो सत्ताधारी पार्टी, ठीक है, उसके वरिष्ठ नेता होते हैं कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, अभी कौन कौन होते हैं, ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रमुख मंत्रालय हमारे देश में कौन कौन से हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, और भी कई सारे, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हो गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हो गया, कानून एवं न्याय मंत्रालय हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो गया, ऐसे और भी कई सारे मंत्रालय। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारे देश में जो प्रमुख मंत्रालय हैं इनके प्रभारी होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और कितने होते हैं, तो हमारे देश में अगर देखें तो इसमें करीब 25 मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं क्या करते हैं, मंत्री परिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद निर्णय लेते हैं। इस तरह कैबिनेट जो है ये मंत्री परिषद का शीर्ष समूह है, यानी कि मंत्री परिषद का एक, आप कह सकते हो, इनका सीनियर लेवल। ठीक है, मंत्री परिषद में जो मेन सदस्य हैं, ठीक है, वो कहे जाते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि 25 हैं। ठीक है, 25 प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा मंत्री परिषद में टोटल कितने मंत्री होते हैं, तो 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब इन 60 से 80 मंत्रियों में से 25 मंत्री प्रमुख होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री वाले राज्य मंत्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। छोटे छोटे मंत्रालय इनके प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अगर आमंत्रित नहीं किए गए तो ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेंगे। फिर क्या होगा, जो ये 25 प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री हैं वही भाग लेंगे। ठीक है, अगर आमंत्रण है तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी जाएंगे और इस कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे, याद रखना। ठीक है, अगला है राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, विभिन्न राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन ये अपने विभाग वाले जो कैबिनेट मंत्री होंगे इनसे जुड़ करके कार्य करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री है ये तो केंद्र में बैठा है और राज्य हमारे देश में कई सारे हैं, फिर तो राज्यों को संभाल पाना कैबिनेट मंत्री के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, राज्य मंत्री भी बनाए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्रियों से जुड़कर काम करते हैं और इन कैबिनेट मंत्रियों की सलाह करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो तो आपने देख ही लिया, मुख्य रूप से 25 होते हैं। इन 25 की सहायता की जाती है जिससे कि ये अच्छा निर्णय ले पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहा जा रहा है चूंकि सारे एक मिनट, हाँ, चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। अब कई सारी डेली समस्याएं आती हैं, ठीक है, उन समस्याओं का समाधान भी करना होता है, तो इन समस्याओं का छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं जो कि छोटी मोटी समस्याओं को देख लेते हैं, अधिकारी देख लेते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, ठीक है, क्या कहा जाए, चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें फैसले लिए जाते हैं। छोटे मोटे मुद्दों पर छोटे मोटे मंत्री काम कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े फैसले होते हैं उसमें कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाता है। इस वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। देखो, चूंकि सारे के सारे मंत्री एक जगह बैठ करके डेली
डेली एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि डेली राज्यों में कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, कई सारी चीज़ों पर निर्णय लेने होते हैं, विकास कार्य भी देखने होते हैं, एंड जगह जगह पर जाकर इंस्पेक्शन भी करना होता है। ऐसे में अगर हर मंत्री डेली बैठकर निर्णय लेगा तो नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया गया कि जो कैबिनेट की बैठक है, ठीक है, कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, जो फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। अब चूंकि कैबिनेट की बैठकों में मुख्य फैसले लिए जाते हैं, इस वजह से कई सारे देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, ठीक है। यानी जो संसदीय लोकतंत्र वाला, जहां कहीं भी संसद कार्य करती है, संसद वाला लोकतंत्र है, इसे कई बार कैबिनेट रूप भी कहा जाता है, सरकार का कैबिनेट रूप, क्योंकि या तो संसद के द्वारा निर्णय लिया जाएगा या कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है, क्योंकि जो कार्य संसद में किया जाता है वही कार्य कैबिनेट की बैठकों में भी हो रहा है, निर्णय लेने का, ठीक है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट में कई सारे प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, इसलिए ये टीम के रूप में कार्य करते हैं कि एक निर्णय दूसरे मंत्रालय को प्रभावित ना करे, दूसरा निर्णय तीसरे मंत्रालय को प्रभावित ना करे, ठीक है। इसलिए ये सभी मिलजुल करके काम करते हैं। आगे, कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रालयों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। हो सकता है कि भैया वित्त मंत्रालय कुछ भी निर्णय ले रहा हो, खेल मंत्रालय मतलब जो विदेश मंत्रालय है, या फिर जो खेल वाला निर्णय लेता है मंत्रालय, ये सब अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मंत्रालय जो निर्णय लेगा उसकी जिम्मेदारी सभी मंत्रालयों को लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर वित्त मंत्रालय ने कोई निर्णय लिया है तो केंद्रीय ये जो विदेश मंत्रालय है या रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय कहते हैं नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है, वो उन्होंने निर्णय लिया, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। एक मंत्रालय जो निर्णय लेगा उसकी जिम्मेदारी सभी मंत्रालयों को लेनी होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या है कि सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि उस फैसले में उस मंत्री का भी योगदान है, ठीक है। आगे, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, ठीक है। सचिव यही नौकरशाह कहते हैं, सिविल सर्विस मतलब ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये नौकरशाह कहे जाते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचनाएं मुहैया कराने का काम करते हैं कि भैया आप फैसला ले रहे हैं, इससे ये प्रभाव होगा, ये दुष्परिणाम होगा, ये इसका रिजल्ट आएगा, जो भी चीजें होंगी वो सारी जानकारियां देते हैं ये सचिव, ठीक है, जो कि हर मंत्रालय में होते हैं, ये नौकरशाह कहे जाते हैं, ठीक है। ये सचिव मंत्रियों को सूचनाएं देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस जानकारी के आधार पर आप निर्णय लो, ठीक है। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है, ठीक है। जो कैबिनेट का सचिवालय होता है, ये क्या, सचिवालय में कई सारे सचिव होते हैं, ठीक है। तो ये एक टीम के रूप में पूरी पूरी कैबिनेट की मदद करने का काम करते हैं कि भाई इस तरह से निर्णय लिया जाए, इस तरह से फैसला लिया जाए, ये चीजें चल रही हैं, ये नहीं चल रही हैं, तो मदद करते हैं। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से काम करने वाले जो सचिव होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, नौकरशाह। आगे, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करती है। ये सारी की सारी आम बातें हैं, बेसिकली आपको पता होगी कि जो सचिवालय है इनका कार्य क्या होता है वो भी यहाँ पर बताया गया कि टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है, कैबिनेट सचिवालय अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं, यानी कि अनुभवी ये सचिव होते हैं या अनुभवी लोग होते हैं, ये सलाह देने का काम करते हैं कि भाई ऐसा से ऐसा होना चाहिए, इसमें शामिल होते हैं कैबिनेट सचिवालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों की। प्रधानमंत्री की पावर, यहाँ पर समझो ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो कहा जा रहा है संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उसके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया। एक मिनट, हाँ, कहा यह जा रहा है कि भैया संविधान जो है, संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्री के जो अधिकार हैं, या यहां पर एक दूसरे के संबंध की बात की जाए कि प्रधानमंत्री का मंत्री के साथ कैसा संबंध होगा या इन दोनों के अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, इनकी ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई हैं, बहुत से बातें यहां पर नहीं कही गई। लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते, यानी कि बड़े बड़े अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च संस्था इसको कहा जाता है, सबसे बड़ा पद है, इससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, ठीक है। चूंकि सरकार के प्रमुख
के नाते सरकार के प्रमुख है प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री के पास में व्यापक यानी बड़े बड़े अधिकार होते हैं। वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जो कैबिनेट की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, ठीक है। जो कोई भी विभाग हो, चाहे आपका मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय, हर मंत्रालय के कार्यों का समन्वय करना, उनका निरीक्षण करना, उन पर ध्यान देना, ये सारे के सारे कार्य, यानी प्रधानमंत्री किसी भी विभाग में घुसकर कुछ भी कर सकता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उस पर ध्यान देता है, जांच पड़ताल करवा सकता है, ठीक है, ध्यान देता है, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार इसके पास है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं, मान लो विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय लड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा वही सर्वोच्च होगा, वही मान्य होगा। वह विभिन्न विभागों के सामान्य निगरानी करता है, यानी सामान्य तौर पर देखता रहता है कि भाई विभाग कैसे कार्य कर रहे हैं, सामान्य तौर से निगरानी करता है, ठीक है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जैसा कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, उसी हिसाब से मंत्री कार्य करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखो, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भूमिका है। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री को गालियां पड़ती हैं अगर कोई भी गलत निर्णय ले लिया गया है, जनता को पसंद नहीं आया। और अगर जनता को पसंद आ रहा निर्णय है, तो किसी भी विभाग के द्वारा लिया गया, प्रधानमंत्री की इमेज सबसे आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया, ठीक है। आगे, प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है कि भाई ये मंत्री ये कार्य करेंगे, वो मंत्री वो कार्य करेंगे। तो काम देने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है सभी मंत्रियों को, यानी कि मंत्रियों को चलाता जो है वो कौन, प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को कंट्रोल करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। अगर उसे लगा कि मंत्री सही से काम नहीं कर रहे, तुरंत बर्खास्त कर देगा, ठीक है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसे तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे इस्तीफा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया बाकी सारे मंत्री बैठे रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि जो मंत्री हैं उनका चुनाव किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। मंत्री सारे किसके अधीन रहकर काम करते हैं, प्रधानमंत्री के अधीन रहकर काम करते हैं। मंत्रियों को काम कौन देता है, तो मंत्रियों को काम करने का जो प्रधानमंत्री है वही मंत्रियों को काम देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों का नेतृत्व करता है, अर्थात इनका नेता होता है, ठीक है। इनकी निगरानी करता है, ठीक है, समन्वय करता है, विभिन्न विभागों का जो कार्य है उनका समन्वय करता है, ठीक है। अंतिम निर्णय लेना किसका अधिकार है, यह भी प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे अधिक पावर प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ेगा तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दो बातें यहां पर समझिएगा अच्छी तरह से। अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे प्रभावशाली संस्था कौन सी है, तो याद रखना कैबिनेट भारत में सबसे प्रभावशाली संस्था है, ठीक है। और अगर प्रश्न आता है कि कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन सा है, तो वो होंगे आपके प्रधानमंत्री जी, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही पूरी कैबिनेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे, दुनिया के सभी सदस्यीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। थोड़ा इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अभी अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र बेसिकली उसे कहा जाता है जिस लोकतांत्रिक देश में संसद होती है, ठीक है। तो जहां कहीं भी जिस भी लोकतांत्रिक देश में संसद है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम अभी दुनिया के कई सारे संसदीय लोकतंत्रों को देखें तो लगभग सभी संसदीय लोकतंत्रों में अभी प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में, यानी कि 10 से 20 सालों में इतने अधिक बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा, यानी कि प्रधानमंत्री रूप वाला लोकतंत्र कहा जाने लगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि राजनीति में राजनीतिक दलों या पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा। ये थोड़ा और डिटेल में समझो।
यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अब वर्तमान समय में राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी आप वर्तमान में अगर देखोगे तो विपक्ष भी पक्ष पर बहुत ज्यादा हावी होता है, बहुमत वाले पक्ष पर, ठीक है। सत्ता पक्ष पर बहुत ज्यादा हावी होने लगा है। राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है, इनको बहुत अधिक महत्व मिलने लगा है आज के टाइम पर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्या है कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये पार्टी के जरिए, इनकी अपनी पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका बढ़ रही है, ठीक उसी के साथ प्रधानमंत्री भी अपनी पार्टी के जरिए एक तो कैबिनेट को और दूसरा संसद, इन दोनों को नियंत्रित करने का काम करने लगा है। देखो आजकल कोई भी बिल आता है वो तुरंत पास हो जाता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरी संसद को प्रधानमंत्री कंट्रोल करने लगा, पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब उसके कई सारी चीजें हैं, कई सारे के माध्यम से, कहीं ईडी के माध्यम से करवाएगा, कहीं सीबीआई, कहीं किसी के माध्यम से, तो पूरे के पूरी कैबिनेट और संसद को कंट्रोल करने लगा है आज के टाइम पर प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि हाल के दशकों में प्रधानमंत्री की जो ताकत है वो काफी बढ़ती चली जा रही है। लोग जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब वो इस पद का एक्सट्रीम लेवल पर यूज करना, उपयोग करना ताकत का शुरू कर दिए। आगे कहा जा रहा है भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो कोई भी निर्णय लिया जाए सरकार के द्वारा, वहां पर फेस कौन बनते हैं? मोदी जी को बनाए जाते। कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो, कितना भी छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, जीएसटी में हो या रोजगार में, किसी भी क्षेत्र में फेस कौन बन रहा है? मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी के अलावा और किसी का फेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ठीक वही चीज बताई जा रही है कि भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति को देखा है। यूपी में देख रहे हैं तो आपको योगी जी के अलावा और कोई भी मंत्री देखने को नहीं मिला, हर जगह योगी जी, और केंद्र में अगर देखते हैं तो हर जगह मोदी जी, ठीक है। तो वो बात एकदम साफ कही जा रही कि अब भैया क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति हमने देखी हुई है भारत में। आगे अच्छा, इसमें अगर देखें तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर अपने अधिकारों को, मतलब जो भी प्रधानमंत्री के अधिकार थे उनको कंट्रोल किया था। इन दोनों का एग्जांपल यहां पर दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। हमारे देश में केवल अभी जो वर्तमान में उनकी बात नहीं करेंगे, जो प्रधानमंत्री हो चुके हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो केवल दो ऐसे प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं जिनका जनता और प्रधानमंत्री के पद पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। एक है आपके जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के ढेर सारे अधिकारों का उपयोग किया। अच्छा, उपयोग कैसे कर पाए? तो उपयोग कर पाने के मुख्यतः दो रीजन है। पहला रीजन तो यह कि इनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था, ठीक है। दूसरा, जनता इनको मानती भी बहुत अधिक थी, जनता का इनको समर्थन था और इनका जनता प्रभाव था, तो ये जैसा चाहते थे वैसा करते थे, ठीक है। आगे दूसरे मिलते हैं आपको इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। एक मिनट, जो इंदिरा गांधी जी हैं ये भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। इनको आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है। तो एकमात्र ये ऐसी महिला है भारत में जिनको सबसे अधिक पावर का उपयोग करते हुए देखा गया, ठीक है। जाहिर है किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ना कि पद पर निर्भर करता है, ठीक है। कहते ना कि भाई जो व्यक्ति उसको उस पद पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी पावर का उपयोग कर पा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व आपने देखा, वो प्रधानमंत्री बने, कई सारी बाधाओं को दूर करते हुए षड्यंत्र रचा, ये किया वो किया, ठीक है। देश का बंटवारा हो गया, जिन्ना कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अगर बना दो तो मैं देश का बंटवारा नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। कई सारी बातें, अब वो बात छेड़ना भी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें जाएंगे तो कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई सारे फैक्ट आ जाते हैं। फिलहाल कहने का मतलब यहां पर यह है कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का एक्सट्रीम लेवल पर उपयोग कर पाए, पूरी तरह से प्रधानमंत्री की ताकत का उपयोग किया। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आती हैं इंदिरा गांधी जी, ये भी बहुत अधिक पावरफुल थी, ठीक है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा महान था, इसीलिए इन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद का एक्सट्रीम लेवल पर उपयोग किया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति ये पूछे कि प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर है, तो आप कह देना पावर
प्रधानमंत्री के पद में नहीं है, उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व में होती है। वो व्यक्ति जिस लेवल तक चाहे उस लेवल तक उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट को कंट्रोल करता है, पूरी संसद को कंट्रोल करने का काम अब करने लगा है। ठीक है, तो जितनी अधिक उसका व्यक्तित्व महान होगा, ठीक है, उतनी अधिक पावर का वो इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। अभी अगर आप देखोगे, इंदिरा गांधी के बाद अगर हम देखें, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी से पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो आप देखो जब गठबंधन की सरकारें केंद्र में बनने लगी, ठीक है, गठबंधन की सरकार, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जो अधिकार हैं वो कुछ हद तक सीमित हो गए, क्योंकि भाई जब भी वो अपने अधिकारों का एक्सट्रीम लेवल पर उपयोग करने का प्रयास करते थे, तब गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उनको कंट्रोल करने लगती थी। ठीक है, तो यहां पर वही बात है कि या तो प्रधानमंत्री यानी कि जो व्यक्ति है वो पूरी कैबिनेट को और जितने भी उसके मंत्री हैं सबको कंट्रोल करे। अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, उसका व्यक्तित्व इतना महान नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो उस पद का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की जो राजनीति आई, गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित होते हुए हमें देखने को मिले। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्या करना है, जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो जो गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री है वो अपनी मर्जी से सारे फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। ठीक है, इसलिए जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखो प्रधानमंत्री कमजोर रहेगा, वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वो निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी बहुमत में नहीं है। ठीक है, आगे इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। अब एक है जो मुसलमानों को ज्यादा समर्थन दे रही है, एक है क्रिश्चियन को ज्यादा समर्थन दे रही है, एक हिंदुओं को ज्यादा दे रही है, और एक अन्य लोगों को ज्यादा समर्थन दे रही है। अब चारों पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, जो गठबंधन की सरकार है। अब यहां पर जो प्रधानमंत्री बनकर बैठेगा वो इन चारों की भावनाओं को ध्यान में रखेगा। ठीक है, अगर किसी एक को ज्यादा महत्व देगा तो दूसरी नाराज होकर चले कहेगी कि भाई हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, सरकार गिर जाएगी, तो भैया वो निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसे में जो गठबंधन की सरकार होती है वो कमजोर रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियां, क्योंकि भाई जो हिंदुओं का समर्थन ज्यादा करेगी उसके विचार हिंदुओं से मिलेंगे, मुसलमानों को जो समर्थन ज्यादा करेगी वो उनके विचार मुसलमानों से मिलेंगे, इसलिए विचारों और स्थितियों को देखना जरूरी होता है प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, आखिर उन्हें उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। हाँ, वही चीज जो कि आप सभी जानते हो। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, इनके पास कितनी पावर होती है, क्या क्या चीजें हैं, राष्ट्रपति को भी समझो। ठीक है, तो हेडिंग है राष्ट्रपति। और कहा जा रहा है एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष, अर्थात पूरे देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भाई पहले ही कह दिया गया, समझो क्या है, हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या है कि भाई जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति जो है, ये केवल और केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करेंगे, अर्थात इनका नाम हर जगह पर चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, इनका नाम चलेगा। आगे कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। ठीक है, जिसका काम आलंकारिक होता है, यानी कि इनका नाम जो है हर जगह पर लगाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, लेकिन ये खुद अपने नाम के आधार पर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इनके नाम की पावर है केवल। ठीक है, जहां कहीं होगा राष्ट्रपति का नाम यूज होगा, जैसे कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, राष्ट्रपति ने मंत्रियों की नियुक्ति की, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या अपनी मर्जी से की, बिल्कुल भी नहीं की। तो यहां पर क्या हुआ, राष्ट्रपति का नाम आया, केवल राष्ट्राध्यक्ष है नाम के। ठीक है, राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। हाँ, ये काम इनके पास होता है। थोड़ा और एक बार समझ लो डिटेल में, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आसान भाषा में शॉर्ट में समझो। हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख है। ठीक है, ये देश की सर्वोच्च संस्था, यानी कि सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, अर्थात राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा
जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे देश में क्या है, जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जो राष्ट्रपति हैं ये केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जो ब्रिटेन की महारानी हैं, ठीक उनकी तरह राष्ट्रपति का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका काम केवल आलंकारिक अधिक होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, यानी कि इनके नाम का जगह जगह पर यूज किया जाता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी काम की निगरानी करता है। जहां कहीं भी गड़बड़ मिलती वहां पर हस्तक्षेप करने का काम ये कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। जो उद्देश्य संविधान के द्वारा तय किए गए हैं कि राज्य इस तरह से चलेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे, ये उनको अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों जो भी उद्देश्य तय किए गए इनको हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। इसलिए जो राष्ट्रपति हैं राज्यों की निगरानी करने का काम करते हैं, ठीक है। सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करते हैं कि कौन सी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। आगे अगले बिंदु में अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है एंड इनके पास क्या क्या पावर होती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। दो बातें समझो। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करता है? तो जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और दूसरा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो गई, बिहार की विधानसभा हो गई, पंजाब की विधानसभा हो गई, यानी कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं यानी कि विधायक, और जो संसद के सदस्य हैं, ये सभी लोग मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो संसद के सदस्य हैं और विधानसभाओं के सदस्य हैं, ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना पड़ता है, यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे वो इस चुनाव में अप्लाई करे। पहले चुनाव होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति को यहां पर बहुमत हासिल होगा यानी कि विधानसभाओं के सदस्य और संसद सदस्य मिलकर के जिसे सबसे ज्यादा वोट देंगे, जिसे भी बहुमत मिलेगा, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अब चूंकि पूरे देश में राज्य विधानसभाएं हैं और पूरे देश के लोग आकर के बैठते हैं संसद में, ठीक है, इसलिए पूरे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के चूंकि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और अच्छी तरह से समझो कि जो राष्ट्रपति है वो उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमारे देश में चुनाव जीता है सांसदीय का, ठीक है। सबसे पहले एक लोकसभा के सदस्य बने, चुनाव जीता, इसके बाद वो पूरी की पूरी पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन दिया, ठीक है, अपना नेता चुना, फिर जाकर के वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को जनता के प्रतिनिधियों ने केवल यहां पर चुना है। तो राष्ट्रपति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से जनता ने नहीं चुना, जनता के प्रतिनिधियों ने चुना है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो चूंकि प्रधानमंत्री को जनता के प्रतिनिधियों ने चुन करके लोकसभा में भेजा है, इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अलग प्रत्यक्ष जनादेश का दावा कर सकता है, ठीक है। अब इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कार्यपालक की भूमिका, ठीक है, जिस तरह से प्रधानमंत्री निभाते हैं उस तरह से राष्ट्रपति कभी नहीं निभा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने अपने लिए निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च अधिकार दिया है, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री को चुना, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति को जनता के प्रतिनिधियों ने चुना है, जनता ने नहीं चुना, इसलिए राष्ट्रपति को जनता ने वो अधिकार नहीं दिया जो अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति को कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाना पड़ती है, ठीक है। अच्छी तरह समझ लो, राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? कहने मात्र के लिए कार्यपालक की, और प्रधानमंत्री को जनता के लिए हर एक निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगले बिंदु में इसे थोड़ा और डिटेल में समझो।
कहा जा रहा है राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को कितने अधिकार प्राप्त हैं, यहां पर तुमने देख लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के अधिकारों को भी समझो। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है, अर्थात प्रत्यक्ष जनादेश वाली बात लागू होती है। अगर आप संविधान के संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। अब अगर आप हमारे देश में देखो, ठीक है, कोई भी कार्य हो रहा है, ठीक है, कोई भी A to Z हर कार्य, जितने भी सरकारी कार्य हो रहे हैं सब राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं। चाहे हम बात करें कि भैया कोई कानून बनाया जा रहा है तो राष्ट्रपति के नाम पर बनाया जा रहा है, कोई भी नीतिगत फैसला लिया जा रहा है तो राष्ट्रपति के नाम पर लिया जा रहा है, कोई भी नियुक्ति की जा रही है तो मतलब प्रमुख नियुक्ति की जा रही है तो राष्ट्रपति के नाम पर की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, राज्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त सबकी नियुक्ति राजदूत ही करे। यहां तक कि दूसरे देशों में जो राजदूत जाते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। इसके अगर ये सारी चीजें आप सरसरी तौर पर देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर है, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति राजदूतों को नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर रहा है, सब कुछ तो राष्ट्रपति ही कर रहा है। सरसरी तौर पर अगर आप देखोगे सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर अर्थात राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का प्रमुख सुप्रीम कमांडर जो वो भी राष्ट्रपति होता है। भैया जब इतना सब कुछ राष्ट्रपति कर रहा है तो राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक पावर होनी चाहिए। आपके मन में भी यही सवाल आएगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति ये सारे कार्य करता है लेकिन कठपुतली बनकर कार्य करता है। समझो, मंत्रिपरिषद जब तक राष्ट्रपति को सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ना तो कोई भी संधि में राष्ट्रपति का नाम आएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधियां जो हैं ये राष्ट्रपति के नाम पर होंगी लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। बिना सलाह के राष्ट्रपति बिल्कुल हाथ बंधे कोई काम नहीं। सिर्फ एक काम राष्ट्रपति कर सकता है जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो कि अगले 6 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करे, ठीक है। ये काम, केवल एक काम राष्ट्रपति को दिया गया है, बाकी मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई भी काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने कहा कि भाई ये काम होना चाहिए तो राष्ट्रपति सिर्फ एक बार ये कह सकता है कि भाई जो सलाह तुमने दी उस पर पुनर्विचार कर लो, हो इसमें कुछ मुझे गड़बड़ियां लग रही हैं। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मंत्रिपरिषद से मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता। अगर मंत्रिपरिषद ने कह दिया नहीं मैंने जो कहा वही होना चाहिए तो राष्ट्रपति फिर मना नहीं कर सकता, ठीक है। राष्ट्रपति को उसमें साइन करने होंगे, वो कार्य करना ही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास फिर ये पावर नहीं है कि उसे वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, सिर्फ पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भाई एक बार देख लो, ठीक है, और सही कर लो इसे। लेकिन अगर मंत्री परिषद का नहीं यही रहेगा तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है उसे डायरेक्ट जनता ने चुना है, ठीक है, राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना है। तो जो मंत्री परिषद है वो प्रत्यक्ष जनादेश का दावा कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, ठीक है। कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाए वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही बनेगा लेकिन राष्ट्रपति भी मंजूरी देने के लिए बाध्य है, ठीक है। क्या है? मानने के लिए बाध्य है। क्या है? इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है लेकिन राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। यानी कह सकते हैं एक तरह से नाम के लिए राष्ट्रपति हैं,
ठीक है। आगे, अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, ये कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, कि हाँ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकता है, लेकिन रोकने के अलावा और कोई काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, ठीक है, वही पुनर्विचार, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रपति के विषय में आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि आपके मन में एक सवाल होगा कि भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति तो एक बंदूक भी नहीं चला सकता अगर बूढ़ा है, तो भैया राष्ट्रपति को आप रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कैसे बनाए दे रहे हो? इसको थोड़ा डिटेल में समझो। मैंने यहाँ पर थोड़े प्रश्न रखे हुए हैं जो राष्ट्रपति पर ही आधारित है, आपके मन में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर जानो। पहला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कुछ कर सकता है या कुछ भी अपने विवेक से नहीं कर सकता? तो कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, यानी कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से करना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वो भी कब? यहां पर एक क्या है कि शर्त है, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। जो भी पार्टी या गठबंधन का नेता होता है उसे क्या है कि क्या कहते हैं, उसे लोकसभा के में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, ठीक है। जब भी कोई पार्टी या गठबंधन अपना बहुमत हासिल करेगी तो उसका जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो। राष्ट्रपति के पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। अगर बहुमत है तो प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, शर्त है यहां पर, अगर कोई भी पार्टी और या गठबंधन लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। फिर राष्ट्रपति की पावर जागती है, राष्ट्रपति फिर अपनी मर्जी से काम करता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है, जिसे चाहे उसे कर सकता है, ठीक है। अपनी विवेक से खुद निर्णय लेता है कि हमें किसे नियुक्त करना है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है कि भाई इस टाइम पीरियड में आपको बहुमत साबित करना होगा, ठीक है। तो यही एक कार्य है जो राष्ट्रपति अपने विवेक से, स्वविवेक से कर सकता है, जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। और ये समय बहुत कम ही आता है क्योंकि अब तो सब आप जानते हो कितना एडवांस हो चुका है, सारी पार्टियां मिलकर के काम करती हैं। एक और प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हों तो क्या होगा? राष्ट्रपति की अलग नीति है, प्रधानमंत्री की अलग नीति है, क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा या राष्ट्रपति जो चाहेंगे वो करेंगे? तो यार इसका उत्तर तो मैं आपको पहले दे चुका, फिर समझ लो। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की राय किसी नीति पर अलग हो तो अंतिम निर्णय वही होगा जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद चाहेंगे। राष्ट्रपति को उस सलाह पर ही काम करना होगा क्योंकि यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना है। क्योंकि भैया जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं इनको जनता ने चुना है, जबकि जो राष्ट्रपति है इसको इनडायरेक्टली जनता के प्रतिनिधियों ने चुना है। राष्ट्रपति डायरेक्ट जनादेश का दावा नहीं कर सकता, जबकि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ये डायरेक्ट जनादेश का दावा कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ज्यादा पावर है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात माननी ही होगी, चाहे कितना भी प्रधानमंत्री की बात से असहमत क्यों ना हो, ठीक है। कोई अगर निर्णय है तो उसे कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे उसकी बात माननी ही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है जो अभी आपके मन में आया ही होगा कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति हो, वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? प्रश्न है भैया कि भैया राष्ट्रपति तो बंदूकों नहीं उठाई सकत, ठीक है, इसे आप राष्ट्रपति कैसे बनाए दे रहे हैं? तो इसको थोड़ा गहराई से उत्तर समझो। क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ शारीरिक शक्ति से नहीं है। उसकी भूमिका मुख्यतः प्रतीकात्मक और संवैधानिक है। जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। क्या है? सेना का असली संचालन रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से कोई आदेश नहीं दे सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। लेकिन यहां पर क्या है, राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो मुख्यतः प्रतीकात्मक और संवैधानिक है, अर्थात राष्ट्रपति इन पर निगरानी रखता है।
जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। ये प्रतीकात्मक और संवैधानिक सुप्रीम कमांडर हैं और कुछ नहीं है। जो सेना का असली संचालन है वो रक्षा मंत्रालय, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख, ठीक है, दो हैं, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के माध्यम से ही होता है। ठीक है, जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो राष्ट्रपति को माननी ही होगी। ठीक है, वो इन्हें माननी होगी, राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भैया सर्वोच्च जनाधिकार मतलब अ, एक मिनट, डायरेक्ट जनाधिकार किसको मिला हुआ है? मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो यहां पर जो राष्ट्रपति हैं ये प्रतीकात्मक और संवैधानिक कमांडर हैं। यहां पर शारीरिक शक्ति से इसका मतलब मत निकालना। ठीक है, एक और प्रश्न है, अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? भाई अगर राष्ट्रपति को आपने केवल कठपुतली बनाकर रखा हुआ है तो इनकी जरूरत क्या है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। राष्ट्रपति भारत के संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं के रक्षक होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई यहां पर संविधान का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति एक्शन लेंगे। क्या है? राष्ट्रपति भारत के संविधान की रक्षा के लिए हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं और संस्थाओं की रक्षा के लिए। लोकतंत्र और संस्थाओं के संरक्षक होते हैं। वे सत्ता के केंद्र नहीं हैं बल्कि संवैधानिक संतुलन और स्थायित्व के प्रतीक हैं। ठीक है, कि संविधान में संतुलन बना रहे, संवैधानिक संतुलन बना रहे पूरे देश में और स्थायित्व बना रहे, इसके प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति को बिठाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के अधिकार भले ही ज्यादा हो लेकिन राष्ट्रपति राजनीतिक दबावों से ऊपर रहकर संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हैं। अगर कहीं पर तानाशाही आप देखो ज्यादा होने लगती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, होता नहीं होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश में संवैधानिक संतुलन और स्थायित्व के प्रतीक हैं। ये देश में संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं के संरक्षक हैं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को यहां पर खत्म किया जा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, वो भी कब? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, इसको लेकर के हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लागू होता है, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह तो हर जगह पर मैटर करती ही है। आगे हाँ वही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के अधिकार भले ही ज्यादा हो लेकिन राष्ट्रपति राजनीतिक दबावों से ऊपर रहकर संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हैं और जरूरत के व्यक्ति निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब भी जरूरत होगी तो निर्णायक भूमिका निभाने का काम राष्ट्रपति जरूर करता है। इसीलिए लोकतांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रपति की उपस्थिति शासन और संविधान के संतुलित संचालन के लिए अनिवार्य है। किसके लिए? शासन और संविधान के संतुलित संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो ऐसा ही, और उत्तर जहां कहीं भी अगर प्रश्न आए तो उसको आप यहां पर ये एग्जैक्ट ऐसा लिख सकते हो कि राष्ट्रपति भारत के संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं के संरक्षक होते हैं। वे सत्ता के केंद्र नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन और स्थायित्व के प्रतीक है, कि संविधान संतुलन में बना, संवैधानिक संतुलन रहे और स्थायित्व रहे, इसका प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद है यानी कि सब कुछ सही है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के अधिकार भले ही ज्यादा हो लेकिन राष्ट्रपति राजनीतिक दबावों से ऊपर रहकर काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव यानी कि जनता का दबाव, ठीक है, ऊपर रहकर संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हैं और जरूरत के व्यक्ति निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। जब भी जरूरत होगी तो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ठीक है, इसलिए एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रपति की उपस्थिति शासन और संविधान के संतुलित संचालन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद नहीं होगा तो तो शासन और संविधान का संतुलित संचालन भी नहीं होगा, क्योंकि इनका रक्षक कोई नहीं होगा। संविधान का रक्षक के रूप में यहाँ पर ये राष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली की, कि राष्ट्रपति प्रणाली में क्या क्या होता है। तो अगला टॉपिक है राष्ट्रपति प्रणाली। इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे दिए गए जिन पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, सफिक्स में कभी रख देते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। अब जैसे हमने भारत में देखा कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ये केवल और केवल नाम के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, जबकि उन कार्यों के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की रहती है। ठीक है, ऐसा हर देश में नहीं है, केवल भारत में हमें देखने को मिलता है। भारत की तरह औपचारिक
औपचारिक शासनाध्यक्ष हर देश में नहीं होता है राष्ट्रपति, ठीक है। कई सारे देशों में राष्ट्रपति को मुख्य माना जाता है। कैसे समझो, दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। जैसे कि अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो एक आपको रूस मिलता है, दूसरा आपको अमेरिका मिलता है। इन दोनों देशों में राष्ट्रपति प्रणाली कार्य करती है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका को लेंगे और एक एक करके राष्ट्रपति प्रणाली की चीजों को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो अमेरिका में किस तरह की राष्ट्रपति प्रणाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना एक उदाहरण है। किसका? जहां पर देश में राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है और सरकार का मुखिया माना जाता है, ठीक है। अब जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हमारे देश जैसे नहीं होता है। कैसे होता है? तो उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे देश मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ठीक है। यहां पर वोट डाल करके, पूरा देश वोट डाल करके राष्ट्रपति का चुनाव करता है, पूरे देश की जनता, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारे देश जैसे नहीं, यहां पर क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है और पूरा देश मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। अर्थात एक बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव भी करता है और नियुक्ति भी करता है। अर्थात वही डिसाइड करेगा कि कौन मंत्री बनेगा और फिर उसकी नियुक्ति भी वही करेगा, ठीक है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका के पास में है, विधायिका करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में क्या है कि बाकी अधिकार तो राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है ये अभी भी यहां पर विधायिका के पास में है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो वीटो के अधिकार से किसी भी कानून को बनने से रोक सकता है। विधायिका क्या है? तो अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में विधायकों के क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। एक पार्टी कांग्रेस, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो वही बहुमत वाली पार्टी विधायिका, ठीक है। हाँ, तो कानून बनाने का काम जो अभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली के बाद भी विधायिका के पास में, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहें तो वीटो के अधिकार से इस किसी भी कानून को बनने से रोक सकते हैं। भारत जैसा नहीं है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति चाहे न चाहे, कानून अगर मतलब संसद से पास हो गया, मंत्रिपरिषद से आ गया, तो उसे कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। अब समझो यहां पर क्या है, दो बातें कही जा रही। अगर राष्ट्रपति बनना है अमेरिका में, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा ये जीतना होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं है। बहुमत है नहीं है, कोई बात नहीं, आपने चुनाव जीत लिया, आप राष्ट्रपति बनोगे, ठीक है। तो यहां पर कांग्रेस के या फिर कहीं विधायिका के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उत्तरदायी तब होगी जब कांग्रेस ने उसे राष्ट्रपति बनाया होगा, यानी कांग्रेस के समर्थन से वो व्यक्ति राष्ट्रपति बना होगा। यहां पर जनता के द्वारा डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसलिए कांग्रेस इसके राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है, ठीक है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है अमेरिका में 4 साल का होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से कार्यकाल पूरा करता है। यहां पर 4 साल तय कार्यकाल फिक्स है, ठीक है। आप मर जाओ तो आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अगर मरे नहीं हो तो भाई आपका कार्यकाल फिक्स है। 4 साल तक आप राष्ट्रपति बनकर रहोगे, भले ही आपकी कांग्रेस, आपकी जो पार्टी है, यानी कि आपकी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना हो तब भी, ठीक है। कांग्रेस यानी कि यहाँ की विधायिका, ठीक है। विधायिका में आपके पास बहुमत है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुनाव जीत गए तो आप राष्ट्रपति बन गए। अगर पहले बहुमत था और फिर बहुमत समाप्त हो जाएगा, किसी और का बहुमत भी बन जाए, तब भी आप यहाँ पर राष्ट्रपति बने रहोगे, ठीक है। पार्टी के बहुमत में होने ना होने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना 4 साल का तय कार्यकाल होता है, फिक्स है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में भी अपनाया गया है, ठीक है। अभी आप देखो तो रूस में भी कुछ इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो अमेरिका का ये मॉडल है, ये अगर देखा जाए तो लातिनी अमेरिका में भी अपनाया गया है और अनेक देशों, ठीक है, लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में अपनाया गया है। इसके अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे, यानी कि पहले जो रूस था पूरा का पूरा, उस सोवियत संघ के कई हिस्सों में भी इस मॉडल को अपनाया गया है, ठीक है। जो कि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। अभी हमारे देश में अगर देखा है तो प्रधानमंत्री प्रणाली कई जगहों पर अब कहा जाने लगा है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री वाला लोकतंत्र कहा जाने लगा, लेकिन इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हेडिंग में रखी गई राष्ट्रपति प्रणाली। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों
में संसद ही सर्वोच्च होती है। अच्छा, हमारे देश में कौन सा मॉडल माना गया है? तो हमारे देश में ब्रिटेन का मॉडल माना गया है। ठीक है, हम ब्रिटेन के मॉडल के आधार पर चलते हैं, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली के आधार पर चलता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च है, इसलिए हमारी प्रणाली में को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश की प्रणाली कैसी है? संसदीय प्रणाली है। अमेरिका की कैसी है? राष्ट्रपति प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली को कभी कभी कैबिनेट प्रणाली या फिर मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री वाला लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, अभी बताया था, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आई होप नहीं है। तो हमारा जो पार्ट हाँ, हमारा जो पार्ट 3 था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम न्यायपालिका की बात करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक न्यायपालिका के हमने रखे हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। फिर शब्दावली रहेगी एंड ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोकतांत्रिक अधिकारों वाला चैप्टर, जो कि हमारा क्लास 9 का एनसीईआरटी पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक और वीडियो आएगा, उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करो कि हाँ, उम्मीद नहीं, मतलब कल डायरेक्ट ये वीडियो आएगा सुबह ठीक 10 बजे। ठीक है, तो कल 10 बजे न्यायपालिका पर हम चर्चा करेंगे। फिर कल ही 12 बजे के, अब डेली 3 क्लासेस मिलेंगी आपको। टाइमिंग बता दे रहा हूँ, एक 10 बजे होगी, एक 12 बजे होगी और एक रात को 7 बजे होगी। 10 बजे रहेगी या फिर आप कह सकते हो 8 बजे। 8 बजे रखा जाए ज़्यादा सही है। ठीक है, तो 7 से 8 बजे के आसपास एक क्लास आएगी, दूसरी क्लास आपकी 12 बजे रहेगी और तीसरी क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलेगी। अब 3 ये क्लास डेली यहाँ पर आएंगी, तो आप लोग तैयार रहो। क्लासेस परमानेंट रहेंगी, अब ब्रेक नहीं होगा। बस आप लोगों को पढ़ाई करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो अभी के भी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। नोट्स में अगर डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट एक कोड बता दे रहा हूँ आपको, अभिषेक सर। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको नोट्स और कोर्सेस में मिलेगा। अभी अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्स परचेस करोगे तो 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। नोट्स परचेस करोगे तो उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी आप यूज जो भी चलाते हो, फॉलो जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए मन में तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। अदरवाइज ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स वगैरह परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।